म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस में अंतर के साथ साथ पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर चर्चा के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं वो है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट जी। विरल सर, आपका मनी नाइन पर बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया शुक्रिया संदीप जी। सर, आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इस बात पर फोकस था कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करना सही है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के जरिए। आपकी इस बारे में क्या सलाह है सर? संदीप जी, अगर ये हमेशा बात निकल कर आती है कि पीएमएस करना चाहिए या म्यूचुअल फंड करना चाहिए। मैं बहुत ही सरल भाषा में लोगों को समझाता हूँ। जो लोकल ट्रेन होती है ना सर, लोकल ट्रेन वो सभी के लिए होती है, राइट। और कुछ जो हाई स्पीड या तो बुलेट ट्रेन जो है ना, वो कुछ खास लोगों के लिए बनी है और खास लोग ही ट्रैवल करते हैं। उसका एक रीजन भी है। वैसे ही मैं म्यूचुअल फंड को मैं लोकल ट्रेन की तरह देखता हूँ। कोई भी आदमी चढ़ सकता है, कोई भी आदमी उतर सकता है। और बुलेट ट्रेन में एक एक स्पेसिफिक क्लास वाले ही लोग इन्वेस्टमेंट हमेशा करते आ रहे हैं और करेंगे। उसका ठीक रीजन है। यही है कि म्यूचुअल फंड एक देखने जाए तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देखो तो एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह भी आप 500 रुपए से 1000 से कर सकते हैं, राइट। और पीएमएस पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 लाख का है, राइट। और ऐसे देखने जाए तो काफी कस्टमाइजेशन देता है पीएमएस जो है। काफी पीएमएस जो है उसमें जो वेराइटीज काफी होते हैं, कस्टमाइजेशन होता है। कुछ कम स्टॉक्स ही उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है। उसका जो मैनेज करने वाला जो रहता है वो काफी कम स्टॉक्स में करता है। म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स जो होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू म्यूचुअल फंड काफी अच्छा ऑप्शन है। पीएमएस एक हाई रिस्क हाई रिटर्न, यानी रिटर्न्स भी डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड को देखने जाए तो म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न्स पीएमएस में आ सकता है। बट मिनिमम वैल्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंट्री करने के लिए वो 50 लाख है। और एज फार एज म्यूचुअल फंड इज कंसर्न, आप 1500 रुपए से 1000 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो 5000 से भी हो सकता है, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस है पीएमएस और म्यूचुअल फंड में। तो पीएमएस जो है वो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है उनके लिए काफी सुटेबल प्रोडक्ट हो सकता है। और जो मार्केट को समझते हैं, मार्केट कैसे चलता है, रिटर्न इक्विटी रिटर्न्स कैसे दे सकता है, वैसे वाले यानी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए पीएमएस है। और जो निवेश की शुरुआत इक्विटी मार्केट से करना चाहते हैं और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है सर, वेरी वेल सेड सर। आपने चार पांच मूल जो अंतर हैं पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स में वो बताए हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी निवेश कर सकता है। इनफैक्ट हर तरह का निवेशक इसमें निवेश कर सकता है। एंट्री और एग्जिट दोनों ही बहुत आसान होते हैं। 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की जो एसआईपी है वो भी स्टार्ट की जा सकती है। इसमें रिस्क भी कम होता है। जहाँ तक पीएमएस की बात है तो उसमें कुछ एचएनआईज जो होते हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जो होते हैं, वही निवेश कर सकते हैं। 50 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न मिलने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जोखिम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस लिहाज से अगर कोई शुरुआत कर रहा है शेयर बाजार में निवेश करने की, तो उस लिहाज से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सरल, बहुत ही एक आसान रास्ता है जिसके ज़रिए वो अपना शेयर बाजार में जो एंट्री है, जो निवेश का पूरा जो सिलसिला है, उसकी शुरुआत कर सकता है। सर, इसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल टारगेट मैच्योरिटी फंड्स काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। आपके हिसाब से कम जोखिम चाहने वाले निवेशकों के लिए टारगेट मैच्योरिटी फंड्स बेहतर हैं या फिर पीपीएफ, एफडी जैसे जो ट्रेडिशनल फिक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी और उनको जाना चाहिए? डेफिनेटली ये एफएमपी, इसको संदीप जी पहले फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स कहा जाता था। आज भी बहुत बार ये वर्ड यूज होता है। बट ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, ये उसका ही एक देख सकते हैं तो नया अवतार है। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपने पीपीएफ कहा, आपने जो और जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं और भी काफी पॉपुलर हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, पीपीएफ, एनएससी वगैरह में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनमें अंतर काफी है। एक तो इनका जो टेन्योर होता है, इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर होता है, वो बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन वाला रहता है। अगर आप पीपीएफ के कंपेयर करें तो पीपीएफ का टेन्योर 15 साल तक रहता है। और यहाँ पे तो आपको 3 से 5 साल अवधि वाले भी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा रीजन यह है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड में क्यों करना चाहिए कंपेयर टू पीपीएफ। जो टैक्सेशन है, यानी जो टैक्स की लायबिलिटी होती है म्यूचुअल फंड में, आपको भी पता है, दर्शकों को भी बहुत लोगों को पता है कि टैक्सेशन में अंतर है।
वहां पे आपके एज पर इनकम स्लैब टैक्सेशन आता है। हालांकि पीपीएफ तो टैक्स फ्री है, बट फिक्स डिपॉजिट्स देखे या दूसरे जो डेट इंस्ट्रूमेंट देखे तो उसमें आपके जो टैक्स का स्लैब में आप आते हैं उसके हिसाब से टैक्स होता है, यहाँ पे कैपिटल गेन आता है, राइट। तो जो फाइनल रिटर्न जो मिलता है ना निवेशकों को, उसका जो डिफरेंस रहता है उसमें काफी एक हद तक देखा गया है कि एडवांटेज पॉइंट ये जो फिक्स टर्म वाले प्लान्स होते हैं, एफएमपीज होते हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स होते हैं, उसमें ज्यादा रहता है, राइट। और अगर आप देखें तो ईटीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आने लगे हैं। एक भारत बॉन्ड अभी एक हालांकि आया हुआ है, अभी उसमें देखें तो वो उसके लिए ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है, तो वो लिस्टेड होता है, राइट। तो लिस्टेड होता है तो अगर आपको बेचने की जरूरत पड़ी, अगर बीच में बेचने की जरूरत पड़ी तो भी आप बेच सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एक फायदे होते हैं टारगेट मैच्योरिटी के। आफ्टर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छा होता है। और इंडेक्सेशन डेट फंड्स में संदीप जी एक इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है, जो आपके रिटर्न्स को ज्यादा कर दे सकता है, बेहतर करके दे सकता है अगर आप इंडेक्सेशन लेते हो तो, राइट। तो ऐसे कुछ खूबियां हैं जिसकी वजह से टारगेट मैच्योरिटी फंड काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो टारगेट मेच्योरिटी फंड्स ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पीपीएफ जहाँ पे 15 साल का ड्यूरेशन होता है, और ये जो टारगेट मेच्योरिटी फंड्स हैं ये तो 3 से 5 साल की ड्यूरेशन के भी आते हैं। और टैक्स बेनिफिट्स के लिहाज से भी देखें तो जितना टैक्स आपको पीपीएफ में लगना है, जो रिटर्न एक्चुअली आपको मिलना है, उसके लिहाज से टैक्स लगने के बाद भी अगर आप टारगेट मेच्योरिटी फंड्स की बात करें, जिसे हम पहले फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स को के नाम से भी जानते थे, इनमें आपको जो रिटर्न है वो पीपीएफ के मुकाबले ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। तो उस लिहाज से दोनों तरह से देखा जाए तो पीपीएफ के मुकाबले जो आपके टारगेट मैच्योरिटी फंड जो कि हाल फिलहाल बहुत पॉपुलर हुए हैं, इनमें निवेश करना ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा समझदारी है। आपने सर भारत बॉन्ड ईटीएफ की बात करी, मैं उसके ऊपर आपको बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सर एक कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अक्टूबर में म्यूचुअल फंड्स का इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स में लमसम इन्वेस्टमेंट घटकर 17,900 करोड़ रुपए रह गया है। ये जनवरी 2021 के बाद का निचला स्तर है। आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? इसका या इसकी जो वजह है वो आप क्या समझते हैं? देखिए, जनरली ऐसा होता है मार्केट में कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट की मूवमेंट थोड़ी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती है, और ऐसे देखने जाए तो जब भी त्योहारों का मौका आता है, राइट, और स्पेंडिंग लोग ज्यादा करते हैं, तो निवेश के सामने उनकी नजर थोड़ी कम हो जाती है, निवेश को ठीक है। ज्यादा वो देखते नहीं है। ये एक अनोखा एक रीजन होता है हमेशा के इन्फ्लोज, और जो म्यूचुअल फंड में जो लोग निवेश करते हैं उसकी जो डेटा के हिसाब से अगर आप देखें तो कम ज्यादा होती रहती है। मुझे एक रीजन मैं देखने चाहता हूँ कि देखो, अभी जैसे हाइब्रिड कैटेगरी है, हाइब्रिड कैटेगरी भी एक ऐसी कैटेगरी है जो भी इक्विटी मार्केट बहुत ही अपसाइड रहता है, यानी बुल रन में होता है, कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, तो हाइब्रिड में लोग ज्यादातर निवेश नहीं करते हैं, बट हालांकि उनको वो ही वक्त पे करना चाहिए उनका पोर्टफोलियो बैलेंस करने की वजह से, राइट, अच्छा। बट वो नहीं करते हैं। हाइब्रिड में वो हिसाब से इन्फ्लोस कम हो जाते हैं। और ठीक एक है। बाजू अगर इक्विटी को देखें तो इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी रहती है, तो वो इक्विटी में भी जाना पसंद नहीं करते हैं, कि वो सोचते हैं कि अगर इक्विटी मार्केट गिर जाएगा तो उनको रिटर्न्स कम आए, राइट। तो वो केस में डेट मार्केट, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट फंड्स जो है उनका इन्फ्लोस शायद से ज्यादा होता है। और एक रीजन तो मैंने कहा कि एक स्पेंडिंग भी एक होता है, त्योहारों की सीजन जब आती है तभी भी लोग ज्यादा निवेश नहीं करते हैं और स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं। ये सर हर साल होता है, ये जो आप त्योहारों वाली बात कर रहे हैं, ये क्या एक हर साल त्योहारों के बाद जो इन्फ्लोस हैं वो कम होते हैं, या इसी बार ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बार मैंने तो पहले देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है। जब से अगर देखें तो मैं मुंबई में रहता हूँ, गणपति से स्टार्ट होता है, नवरात्र आता है, दिवाली आती है, क्रिसमस आता है, तो वो टाइम पे 3-4 महीने ऐसे जाते हैं जहाँ पे इन्फ्लोज ऊपर नीचे होते हैं, और ज्यादातर तो देखा गया है कि इन्फ्लोज घटते हैं। और जनवरी फरवरी मार्च जब भी बोनस मिलना स्टार्ट होता है लोगों को, लोगों का स्पेंडिंग काफी हद तक हो चुका रहता है, तो वो टाइम के बाद जो इन्फ्लोज है, मार्केट भी अगर रिकवर होता है, मार्केट भी पॉजिटिविटी दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो वो केस में भी इन्फ्लोज बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो त्योहारों के बाद, क्योंकि त्योहारों के दौरान स्पेंडिंग काफ़ी रहती है, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा है वो थोड़ा सा कम होता है, अमूमन हम देखते हैं ऐसा। और दूसरा सर ये भी बता रहे हैं कि जब जब बाज़ार ऊपर की ओर जाता है, जब बाज़ार में तेज़ी आती है, तो
तो हाइब्रिड फंड्स में लोगों का जो रुझान है वो कम हो जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को हाइब्रिड फंड्स में पैसा लगाना चाहिए जैसा हमें विरल सर बता रहे हैं। लेकिन ये दो मेन कारण हैं जिस वजह से हम देखते हैं कि हाइब्रिड फंड्स में त्योहारों के बाद कहीं ना कहीं या बाजार में तेजी के बाद जो इन्फ्लोज हैं वो थोड़े से कम होते हुए देखें, जिस वजह से हमने ये फिनोमेना होते हुए देखा है। अब जरा भारत बॉन्ड ईटीएफ की बात कर लेते हैं। सर, एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने भारत बॉन्ड ईटीएफ की चौथी खेप भी लॉन्च कर दी है। आप हमारे दर्शकों को प्लीज ये बताएंगे कि क्या इस ईटीएफ में निवेश करना चाहिए, अगर हाँ तो ये भी बताइएगा सर कि इसमें किस तरह के निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए। देखिए, पहले तो ये बात है संदीप जी की ये ईटीएफ है, यानी आपको डीमैट अकाउंट आपका होना बहुत ही कंपलसरी है इसमें, राइट। और बिना डीमैट वाले जो निवेशक होते हैं, रादर देन ऐसा देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में तो ज्यादा बिना डीमैट के ही होते हैं। डीमैट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना लोगों को पसंद नहीं होता है एज फार एज म्यूचुअल फंड इज कंसर्न। कि अगर डीमैट कंपलसरी है तो इसमें लिक्विडिटी का एक ऑप्शन है, तो वो हिसाब से प्रोडक्ट काफी अट्रैक्टिव होता है। प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है, यानी ये गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, भारत बॉन्ड, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर रहता है, डेफिनेटली रिटर्न्स आर नॉट डायरेक्टेड, ऐसा कह सकते हैं कि एश्योर्ड के फॉर्म में आता है, क्योंकि उनकी जो यील्ड होती है वो पहले से ही वो यील्ड प्री डिफाइंड होती है कि कौन से यील्ड में वो लोग कौन से पेपर्स बाय करने वाले हैं। तो वो लिहाज से भी जो इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट है इसमें ज्यादा इतना डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे निवेशकों को डालना चाहिए जो फिक्स डिपॉजिट्स में हमेशा करते आ रहे हैं और फिक्स डिपॉजिट से कुछ बेहतर रिटर्न वो एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। और म्यूचुअल फंड में, डेट फंड्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट स्टार्टिंग पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वो पैसा वो लॉक कर रहे हैं, 3 साल के लिए रेडी है, 5 साल के लिए लॉकिंग करना रेडी है। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स एफडी से ज्यादा ऐसे वाले फंड में मिल सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि निवेश करना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और आपने ये भी मेंशन किया, दो तरह के निवेशक आपने बताएं, एक वो जो ट्रेडिशनल एफडीज में निवेश करते हैं, अगर वो एफडी से बेहतर निवेश रिटर्न चाहते हैं तो ये भारत बॉन्ड ईटीएफ उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। और साथ ही जो म्यूचुअल फंड्स में, डेट फंड्स में खासतौर पर पैसा लगाते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी अगर भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश करें, क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरह का है कि यहाँ पे रिटर्न्स ऑलमोस्ट डिफाइंड होते हैं, तो वो भी चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। सर, डेट फंड्स की बात चलिए तो एक सवाल उससे जुड़ा ये भी है कि अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के डेट फंड्स के लिए जो यील्ड है वो अट्रैक्टिव हो गई है। एक साल के लिए ऐसे कई फंड्स से रिटर्न 3.5 से 5% के बीच में मिल रहे हैं। तो क्या आप शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए निवेशकों को ऐसे फंड्स में निवेश की सलाह देंगे? क्या हमारे दर्शकों को ऐसे कुछ फंड्स भी आप बता सकते हैं जिनमें वो निवेश कर सकें? संदीप जी, ये जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट्स है और डेट और इक्विटी, इसकी खासियत भी एक ऐसी खासियत है कि अब यही बात अगर हम 8-10 महीने पहले करते तो लोग रो रहे थे। जो डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया था वो लोग रो रहे थे कि अरे यील्ड तो बहुत ही कम आ रही है, यानी मेरे एफडी के रिटर्न से भी कम मुझे यील्ड मिल रही है, मुझे रिटर्न्स मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट इतना है। क्योंकि वो टाइम पे इंटरेस्ट रेट का जो झुकाव था वो लोअर साइड पे था, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे थे। आप ऑल टाइम लो पे थे। यस, 1.5-2 साल की बात करें, पर अभी देखें तो इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे चले हैं। तो डेफिनेटली आपने जैसे कहा, काफी मौका, माहौल काफी अच्छा हो चुका है। मैं ऐसा कहता हूं लोगों को कि 1, 2, 3 ये जो टेन्योर है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करना है तो लो ड्यूरेशन फंड्स हैं। फिर आप देखें तो हाइब्रिड में भी, यानी डेट में भी ऐसे हाइब्रिड वाले आते हैं, जैसे आईसीआईसीआई का एक फंड है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड, राइट। जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड वाले फंड होते हैं वो भी ये टाइम पे देख सकते हैं। फिर मीडियम टर्म डेट में एक कैटेगरी होती है, डेट मीडियम टर्म डेट फंड्स, तो वो 2 साल के कैटेगरी में वो देख सकते हैं। और अगर वो 3 साल सोच सकते हैं, अगर वो प्लान कर सकते हैं, तो जैसे ये भारत बॉन्ड आया है, या टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं, या ऐसे जीसेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले जो फंड्स हैं, जो 3 से ज्यादा अगर वो रख सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे कॉम्बिनेशंस में वो उनकी प्लानिंग कर सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा वो यहाँ से रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 साल के, यानी कि छोटी से लेकर मध्यम अवधि तक के अगर कोई डेट फंड्स में पैसा लगाना चाहता है तो लो ड्यूरेशन फंड्स हैं। आईसीआईसी का एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड है, इसमें आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। एक मीडियम टर्म डेट फंड है। सर, मीडियम टर्म ही था, मैंने वर्ड सही सुना है? यस, मीडियम टर्म है। एक मीडियम टर्म कोटक का एक मीडियम टर्म फंड है, कोटक काफी पॉपुलर है वो सेगमेंट में, मीडियम टर्म। ठीक है, कोटक का एक मीडियम टर्म डेट फंड है। इसके अलावा भारत बॉन्ड, जिसकी हमने अभी बात करी भी है, भारत बॉन्ड ईटीएफ, टारगेट मैच्योरिटी फंड, या फिर जो
जीसेक्स में निवेश करने वाले फंड्स होते हैं। इन सब में अगर आप चाहें तो फिलहाल निवेश अगर आप करते हैं तो रिटर्न्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, इनमें आप निवेश कर सकते हैं बशर्ते आपका 1, 2, 3 साल तक का नजरिया है। तो चलिए, ये तो थी म्यूचुअल फंड्स पर हमारी खास चर्चा। इस खास चर्चा के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। विरल सर, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप प्लीज़ अगले सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में हम हमारे जो दर्शकों के सवाल आते हैं शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स के को लेकर खास तौर पे, क्योंकि आज हम म्यूचुअल फंड पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवाल जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे दर्शकों ने भेजे हैं वो एक एक करके सामने रखता हूं। आप उनका प्लीज़ आंसर कीजिएगा। जो पहला सवाल हमें मिला है वो रायपुर छत्तीसगढ़ से गीतिका बघेल जी ने ईमेल के जरिए भेजा है। गीतिका जी 23 साल की हैं और अभी अपने करियर की शुरुआत कर रही हैं। उनका टारगेट अगले 6 से 7 साल में शादी करने का और उसके तुरंत बाद एक मकान खरीदने का है। इसके लिए वो एक अच्छा कॉर्पस तैयार करना चाहती हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि वो हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपए की SIP कर सकती हैं। आपसे वो ये जानना चाहती हैं कि किन फंड्स में निवेश करना सही रहेगा। संदीप जी, पहले तो इनको मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने एक तो उनकी जो उम्र है 23 साल, और वो उम्र में उन्होंने म्यूचुअल फंड के बारे में सोचा। जितने भी लोग मिलते हैं मुझे बहुत ही लेट शुरुआत करते हैं, उनकी शुरुआत काफी अच्छी है, जल्दी है। मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, उनके जो 2 गोल्स है वो काफी बैक टू बैक है। तो प्लानिंग के लिए वो जो कॉर्पस वो देख रहे हैं कि वो एक अच्छा कॉर्पस, अभी अच्छा कॉर्पस डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने जो अमाउंट रखी है 5 से 6 साल में अगर वो 10,000 SIP करते हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 5,000 वो अपनी शादी के लिए कर सकते हैं, रख सकते हैं। और दूसरा जो 5,000 की SIP है वो अपने घर के लिए कर सकते हैं। घर का जो उनका गोल है, घर खरीदने है गोल, उसके लिए कर सकते हैं। 5 से 6 साल मार्केट के हिसाब से मैं यहाँ से 10% का ही अनुमान लगाऊंगा। अगर वो 7 साल 10 साल तक का अनुमान रखते तो मैं 12% के हिसाब से अनुमान रख सकता था। बट 5 से 6 साल थोड़ा सा इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से 10% के हिसाब से रख सकते हैं। एक 5,000 जो वो निवेश करना सोच रहे हैं वो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी वाला फंड डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा जो 5,000 वाला फंड है वो एक हाइब्रिड इक्विटी फंड में रख सकते हैं। हाइब्रिड इसके लिए क्योंकि 5-6 साल में पूरा इक्विटी एक्सपोजर रखना वो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है उसमें। तो ये हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। और ये 6-7 साल, 5 से 6 साल जो वो बोल रहे हैं, 6-7 साल, सॉरी माफ कीजिए, 6-7 साल वो बोल रहे हैं, उसमें करीबन वो 10 लाख तक वो जमा कर सकते हैं 10% के हिसाब से 6 से 7 सालों में। ठीक है, तो गीतिका जी आपके लिए राय ये है कि जैसा आपने अपने सवाल में बताया कि आप 6 से 7 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं। विरल सर कह रहे हैं कि अगर बेयर मिनिमम 10% के आसपास का रिटर्न भी हम पकड़ते हैं 6 से 7 साल में तो आप 10 लाख तक का कॉर्पस जमा कर सकती हैं। 2 SIP आप शुरू कर सकती हैं 5-5 हज़ार की, एक अपनी शादी के लिए और एक अपने घर के लिए। इसमें एक आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड चुन सकती हैं और दूसरे में आप हाइब्रिड इक्विटी फंड इसका चुनाव कर सकती हैं अगर आप अच्छे रिटर्न चाहती हैं। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये गाजियाबाद यूपी से अरुण कुमार सक्सेना जी ने हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। अरुण जी 39 साल के हैं और उन्होंने कई इक्विटी स्कीम्स में निवेश कर रखा है। अब वो डेट फंड में निवेश शुरू करना चाहते हैं। अरुण जी पूछ रहे हैं कि क्या इस उम्र में उनके लिए डेट फंड में निवेश करना जरूरी है? अगर हाँ तो कृपया शुरुआत के लिए कुछ अच्छे डेट फंड्स बताएं। वैसे तो उनकी उम्र जो है वो डेफिनेटली इक्विटी में ही रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जब आप 55 के आसपास आते हैं, 55-60 के आसपास, तभी आप डेट के एक्सपोजर को बढ़ाइए। जब तक आप इक्विटी में रहते हैं तो आपको जो आपका पर्पस है, आपको जो वेल्थ क्रिएशन करना है वो काफी अच्छी तरीके से होगा। फिर भी मान लीजिए अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर ओवरऑल है और आपको थोड़ा सा एक्सपोजर लेना है तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगा कि 10 से 20% आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का आप डेट एक्सपोजर ले सकते हैं। और उसमें भी जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि आप डिवाइड करिए। 1 साल की अवधि में आप शॉर्ट टर्म डेट फंड या लो ड्यूरेशन फंड देख सकते हैं। 2 साल की अवधि अगर आपकी है डेट के कैटेगरी के, इसलिए तो आप मीडियम टर्म डेट फंड देख सकते हैं। और 3 साल की कैटेगरी है तो आप फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स और टारगेट मैच्योरिटी फंड है, वैसे उसमें डिवाइड करके आपका डेट सेगमेंट जो है वो डेट फंड से कर सकते हैं। ठीक है अरुण जी, आपके लिए राय ये है कि जिस तरह से आपका एज प्रोफाइल है, इक्विटी में निवेश अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो आपके लिए बेटर है। आप चाहें तो 10 से 20% अपने पोर्टफोलियो का, अपने कॉर्पस का डेट फंड्स में डाल सकते हैं। और जैसे हमने पहले भी आपको जो सवाल, जो आपका सिलसिला था उसमें बताया भी था कि 1, 2, 3 साल का अगर आपका नज़रिया है तो लो ड्यूरेशन फंड्स हैं, ICICI का एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड है, मीडियम टर्म डेट फंड्स हैं, भारत बॉन्ड ETF या टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, ये 3 साल के नज़रिए से 2 ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिनमें आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। तीसरा सवाल हमें मिला है अंबाला कैंट से
जो कि शिवानी मेहता जी ने हमें भेजा है यूट्यूब के जरिए। शिवानी जी 35 साल की हैं और एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उनको जानना ये है कि क्या सेक्टोरल फंड्स में निवेश करना सही है, अगर हाँ तो इनमें पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए? मैं मैडम को कहना चाहूंगा कि मैं खुद एक बहुत ही हमेशा मानता हूं कि सेक्टोरियल फंड एक ऐसा सेक्टोरियल जो कैटेगरी है वो एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोगों को डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। बट हाँ, उसके लिए आपको समय जो है, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट आपको 8 से 10 साल का रखना पड़ेगा। और ठीक है। सेक्टोरियल में करना अच्छा है, बट कौन से सेक्टर में करना वो भी हमेशा एक बार देखना चाहिए कि मैं कौन से सेक्टर में कर सकता हूँ, क्योंकि सेक्टोरियल जो होता है वो बहुत ही देखने जाए तो ओकेजनल होता है। कुछ सेक्टर कुछ पर्टिकुलर ईयर्स नहीं चलते हैं, कुछ सेक्टर का फिर डाउन साइड आता है, कुछ सेक्टर का अपसाइड आता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली 8 से 10 साल की अगर आपका टारगेट है, गोल है, तो वो सेगमेंट में आप सेक्टोरियल को रख सकते हैं। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का एटलीस्ट आप 10% हिस्सा सेक्टोरियल फंड्स में देख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि बैंकिंग सेक्टर, कंजम्पशन, कंज्यूमर सेक्टर वाले जो फंड्स होते हैं वो आप चुनाव कर सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन वाले भी आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं। और फिर भी आपको डर लग रहा है, समझ में नहीं आता है और अभी भी आप थोड़े से चिंतित है कि सेक्टोरियल में जाना नहीं जाना, तो एक आईसीआईसीआई का थीमेटिक फंड है जो फंड मैनेजर वो सेक्टर के हिसाब से कौन सा सेक्टर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा वो हिसाब से कॉल लेकर वो सेक्टर में वो निवेश करता है। या तो आप बैंकिंग में जाइए, या तो कंज्यूमर में जाइए, कंज्यूमर कंजम्पशन ओरिएंटेड फंड्स, या तो आईसीआईसीआई के थीमेटिक में जाइए। ठीक है। 10% हिस्सा 8 से 10 साल के लिए। ठीक है शिवानी जी, आपके लिए राय ये है कि सेक्टोरल फंड्स में कोई भी निवेश कर सकता है, आप भी निवेश कर सकती हैं, बशर्ते आपका नजरिया 8 से 10 साल का हो, तभी आप सेक्टोरल फंड्स में निवेश करें और अपने पोर्टफोलियो का 10% आप चाहें तो इन सेक्टोरल फंड्स में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए बैंकिंग या कंजम्पशन, ये दो ऐसे थीम्स हैं जो कि आपको बताए जा रहे हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है, आप कंफ्यूज हैं या ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो एक और ऑप्शन भी है, वो है आईसीआईसीआई थीमेटिक फंड का, जो हमें विरल सर बता रहे हैं। जो आप चाहें तो उसका चुनाव कर सकते हैं अगर आपको सेक्टोरल फंड्स बहुत पसंद है, आप उनमें निवेश करना चाहते हैं तो। विरल सर, हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी ओर से दिए गए जवाबों से म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमारे दर्शकों की समझ तो बड़ी होगी, उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विरल सर, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संदीप जी।